नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियो, सारे क्वेश्चंस, हर सवाल, हर समस्या, हर क्वेरी का जवाब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे सारे सेशन, सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से। अगेन, इन तीनों में से किसी भी माध्यम को यूज करने का आपको कुछ भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि भारत का हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़े, पढ़े और हम उसमें थोड़ा बहुत योगदान कर पाए। अगर आपको हमारा आइडिया, हमारी बात अच्छी लगी तो प्लीज सेशन को लाइक करें और मेरे साथ आगे आज की पढ़ाई शुरू करें। आपको पता है स्टूडेंट्स कि मैनेज ब्रेन्स न सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करता है, आपको ट्रेन करता है। चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, या फिर कक्षा 10वीं का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसका नाम है एनटीएससी, उसकी तैयारी हो, हम सारे सेशंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एनटीएससी की तैयारी में आपको मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ना पड़ता है और इन सारे सब्जेक्ट के हमारे पास अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। मेरा नाम है राहुल, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर फॉर एनटीएससी। आपके मैथ्स की तैयारी फॉर एनटीएससी मेरी जिम्मेदारी है और आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री के लेवल 1 क्वेश्चंस को। इस सेशन के ठीक पिछले वाले सेशन में हमने चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिव्यू किया है, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देखा है, समझा है और अंडरस्टैंड किया है कि कैसे वहां पे हम इस जो कॉन्सेप्ट हमने अभी लर्न किए पिछले सेशन में, आज हम उनको यूज करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे, आज हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसको फिर हम आगे बढ़ के अगले सेशन में कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और ज्यादा मजबूत आपकी तैयारी को। ठीक है, चलिए शुरू करें हम आज का सेशन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है ये चैप्टर का नाम, ट्रिग्नोमेट्री। एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेवल 1 मतलब थोड़े कठिन, थोड़े आसान। इसके बाद लेवल 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि ज्यादा कठिन, कम आसान वाले होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग अगले सेशन में टारगेट करेंगे। तो आज का सेशन लेवल 1 क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला सवाल है, यदि कॉट थीटा है ए बाय बी, यदि कॉट थीटा है ए बाय बी, तो बताइए फिर आपको यहां जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो सॉल्व करने के दो तरीके। पहला, ये जो कॉट थीटा है ए बाय बी, यहां से आप बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के अपना आंसर बताएंगे। काफी सारा काम, काफी सारी मेहनत, लेकिन अगर मैं यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूं तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो स्मार्ट वर्क क्या होगा, मैं यहां पे मेरा जो सवाल है जिसकी मतलब वैल्यू मुझे निकालनी है उसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, ये चेंज मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कुछ भी मन से नहीं हम करेंगे। तो देखिए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे हमारे दोनों पार्ट्स को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाला हूं साइन थीटा से। किससे? साइन थीटा से। ऐसा क्यों? अब यहां पे देखो ऐसा मैंने क्यों किया, जब आप दोनों को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ए साइन थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा, ये एक बार डिवीजन हुआ, माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया, न्यूमरेटर के दो हिस्से थे, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया आपने। नीचे आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है सर, आपको किसने बताया कि आपको साइन थीटा से ही डिवाइड करना है? अभी आपको समझ में आएगा। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो कितना हो जाएगा? ए। अच्छा, आपने जब कॉन्सेप्ट रिव्यू वाला सेशन देखा होगा तो वहां पे हमने एक बात पढ़ी थी कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। पर जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो tan का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। ये आपको याद आया, ये आपने पहले से पढ़ा है, वहीं से मैंने ये डिराइव किया कि जब इसको रिवर्स कर दोगे तो tan का उल्टा हो जाता है कॉट, तो इन दोनों का भी रिवर्स हो जाएगा तो कॉस बन जाएगा न्यूमरेटर, साइन बन जाएगा डिनोमिनेटर। मतलब
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट थीटा के बराबर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे माइनस बी कॉट थीटा। क्या आपको ये समझ में आया कि कैसे यहां पे कॉट थीटा आया? आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी माइनस नहीं, अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए a माइनस बी कॉट थीटा और नीचे a प्लस बी कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू सवाल में गिवन है a बाय बी, तो यहां पे आप जब आप पुट करेंगे a माइनस बी इंटू ए बाय बी होल अपॉन a प्लस बी इंटू ए बाय बी। अब यहां पे b से b कैंसिल, बचेगा a माइनस ए, नीचे भी b से b कैंसिल, बचेगा a प्लस ए। जब आप a में से a माइनस कर देंगे तो 0, नीचे प्लस कर देंगे तो 2a, 0 अपॉन 2a का मतलब ही होता है 0। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पे हमारा आंसर आएगा 0, ऑप्शन सी। समझ में आया आपको? अब देखो ये सवाल कितना विचित्र है कि अगर कोई गैस भी करेगा तो शायद 0 तो गैस नहीं ही करेगा कि यार 0 कैसे आ सकता है, क्योंकि डिवीजन है, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। तो हो सकता है कई लोग बी कर दें, कई लोग डी कर दें, पर यहां पे एक्चुअल आंसर क्या है कि आपका सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0 के बराबर। समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमने साइन थीटा से डिवाइड किया। हमें कैसे पता चला? तो हमने ये सोचा कि कॉट थीटा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है कॉस बाय साइन। तो यहां पे अगर हम कॉस से डिवाइड करते तो शायद कॉस बाय साइन नहीं आता, पर क्योंकि साइन से डिवाइड किया इसलिए बड़ी आसानी से कॉस बाय साइन हमें मिल गया, जिसको हमने सॉल्व करके अपना आंसर बता दिया। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। ऑप्शन सी 0, कंप्यूटर जी का भी आंसर है, हमारा भी आंसर है। तो अब हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे tan 1 tan 2 ऐसे करते करते अगर tan 89 तक सबको मल्टीप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहां देखना, tan 1 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है, tan 2 भी एज इट इज। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ये कि बीच में आएगा tan 45, ठीक है, जिसका कोई भी जोड़ीदार नहीं होगा। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे भी 1 होती है, पर आपको याद होनी चाहिए। लास्ट में आएगा tan 88 और tan 89। अब यहां देखना भैया, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सर ये वाला tan तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल ठीक, ये वाला tan भी एज इट इज रहेगा, बिल्कुल ठीक, बीच में tan 45 उसको हम 1 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये सीखनी है कि जो tan 88 है ये आया कैसे। सर अगर आप 90 में से 2 माइनस कर देंगे तब आपको 88 मिलेगा। अगले वाले में अगर आप 90 में से 1 माइनस कर देंगे तब आपको 89 मिलेगा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है सर, जब भी 90 के साथ खेलेंगे एंगल चेंज हो जाएगा, तो tan का उल्टा मतलब आ जाएगा यहां पे cot 2 और यहां पे cot 1। अब यहां ध्यान देना, जो cot होता है वो भी tan का अपोजिट ही तो होता है, तो यहां पे tan 2 एंड सो ऑन, बीच में 1 आएगा क्योंकि tan 45 इज 1, cot हो जाएगा 1 अपॉन tan 2 इंटू 1 अपॉन tan 1। क्या आपको और कहीं स्क्रीन पे tan 1 और tan 2 दिख रहे हैं? बिल्कुल सर। तो जैसे ये दोनों कैंसिल होंगे वैसे ही आने वाली सारी वैल्यूज इधर वाली सारी वैल्यूज से कैंसिल होते हुए आपको जवाब देंगे कि भाई सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल एक ही चीज बची, वो है 1। समझ में आया आपको? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो जो 1 है ऑप्शन बी वही आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से यहाँ पे सवाल हो गया। बस खाली यहाँ पे एक चीज तो ध्यान रखनी थी कि tan 45 1 होता है। सर यहाँ पे tan 0 या फिर tan 90 क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रभु tan 0 जितना हमें पता है होता है 0, ठीक है, क्योंकि इट इज 0/1, और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, तो वो होता तो आंसर भी नॉट डिफाइंड हो जाता, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी एक बार इसका आंसर भी वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी 1, हमारा जवाब भी सेम। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास सवाल नंबर 3। अब यहां भी देखो, जैसे ही आपको एंगल दिखे 30, 60
45। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर निकालना है। तो भैया वैल्यू याद भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर साइन पावर 445, तो यहाँ पे बेसिकली ये है साइन 45 दैट इज 1/√2 होल पावर 4, ठीक है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू, सर कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का क्यूब, तो 1/2 होल पावर 3, ठीक है, प्लस यहां पे हो जाएगा tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल पावर 2। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए, और अगर वो भी याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। कॉट होता है tan का उल्टा, पर 45 होता है 1, तो tan 45 भी 1, इसलिए उसका उल्टा cot 45 भी 1। चलिए अब यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1 की चौथी पावर तो 4, ठीक है। देखो अब यहां पे जो √2 है बेसिकली वो क्या होता है सर, √2 होता है 2 की पावर 1/2 एंड यहां पे है होल पावर 4, माइनस यहां 1/2 की पावर 3 तो मतलब 8। अब आप आगे सॉल्व करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और ये साथ में इंटू 1 है तो केवल 1/3 बचेगा। अब यहां पे 2 इंटू यहां हो जाएगा 1/4। आपको कैसे पता सर, हाफ और 4 कैंसिल होके 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1/4 माइनस 1/8, ठीक है, प्लस 1/3। 1/4 1/8 का एलसीएम लोगे तो यहां इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 माइनस करने के बाद, क्योंकि 2 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 8, 2 माइनस 1 होगा 1, तो 2 इंटू 1/8 प्लस 1/3, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 और 8 यहां पे कैंसिल होके हो जाएंगे 1/4, 1/4 प्लस 1/3 करना है आपने, एलसीएम लेंगे आप तो 3 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो मतलब ये हो जाएगा 7/12, कितना 7/12। क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास? बिल्कुल है सर, आंसर डी के रूप में। ये आसान प्रश्न था, केवल सही वैल्यूज रख के हमें सॉल्व करना था। और हमें कैसे पता कि इसमें वैल्यूज रखनी है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन थे 30, 45, 60, अगर ये 3 एंगल हैं तो मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे आपको वही करना है, वैल्यू रख के आंसर निकालना है। कंप्यूटर जी प्लीज हमारा इस सवाल का जवाब वेरीफाई करें। ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही, हमने भी वही लिखा है। तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन 4 है यहां पे, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी? ठीक है, चलिए आपको बताना है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन यहां पे है 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं सर, दोनों जगह से हम अगर साइन कॉमन ले ले, मान लो ऊपर से आपने साइन कॉमन ले लिया, साइन ए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, तो सर नीचे हमारे पास 2 कॉस क्यूब ए, अगर आप यहां से भी कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे या 2 कॉमन ले लेंगे, एक काम करें कॉस ए कॉमन ले लें, तो कॉस के अंदर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, यही है ना, नहीं कॉस है मतलब यहां पे हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहां देखो एक चीज जो आपको यहां पे समझनी है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे मुझे 1 दिख रहा है मैं वहां पे इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो बाहर साइन ए अपॉन कॉस ए को मैं लिख रहा हूं एक ही जगह पे टैन ए, ताकि लिखना कम पड़ जाए, इनटू यहां पे देखो अब 1 की जगह लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और साथ में है -2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव था, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, और साथ में क्या होगा यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है, सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है। चलो अब यहां पे tan ए तो एज इट इज रहेगा,
अंदर ब्रैकेट के आप क्या करोगे, अंदर ब्रैकेट के आप यहां पे लिखोगे साइन स्क्वायर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन ये दो हैं, तो दो साइन स्क्वायर में से अगर आप एक हटा देंगे तो आपके पास एक बचेगा, तो ऊपर आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर ए दो बार, उसमें से एक बार आप माइनस कर देंगे क्योंकि ये दो बार वाला पॉजिटिव है, तो एक बार माइनस होने के बाद भी एक बार पॉजिटिव बचेगा, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए नेगेटिव है, उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है, ये माइनस था हमने वैसा का वैसा लिख दिया है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अगर आप कैंसिल कर दोगे आपके पास कट पिट के कितना बचेगा, सर वहां तो कुछ बचा नहीं, केवल एक tan a बच जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी tan a। सर क्या इसको सॉल्व करने का ये इकलौता तरीका है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। मुझे क्या याद है, मुझे सबसे बेसिक रूल याद है कि जो 1 होता है उसको हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, उसी का यूज करके मैंने सवाल को अप्रोच किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऊपर तो पॉजिटिव था लेकिन नीचे क्योंकि बाहर माइनस साइन था इसलिए दोनों वो जो पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए। अगर आपने ये साइन का ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, भले ही आप 1 घंटे या 2 घंटे भी बैठे रह जाएं, ठीक है। चलिए tan a हमारा आंसर, एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है tan a। मतलब ये सवाल यहां पे होता है समाप्त, प्रूविंग का था लेकिन हमने आसानी से प्रूव कर दिया, कोई खास दिक्कत नहीं आई। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एंड 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भैया, और आपका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया है आपको, सर हमको दिया है 1 प्लस, कितना दिया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब एक आप काम करें, इन सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। सर ऐसा कंपलसरी है क्या? देखो कंपलसरी तो नहीं है, पर वही है ना, साइन और कॉस में इतना कंफर्टेबल हो जाता है इंसान की आराम से मुश्किल सवाल भी आसान लगता है। तो यहां पे जब आप चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा यहां पे ब्रैकेट के अंदर बंद। इस तरफ आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा, है ना, क्योंकि आपने एलसीएम लिया है। यहां पे इनटू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय कितना, कॉस थीटा। चलिए इतना आ गया आपके पास। अब क्या हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें, देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है। सर अगर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और ध्यान से देखो आंसर कितने आ रहे हैं, 1 माइनस 1 2 या नन ऑफ दिस, तो इतना तो श्योर है कि चीजें यहां पे कैंसिल होने वाली है, लेकिन सवाल यह है कैसे, ठीक है। तो यहां देखो आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये मैं लिख रहा हूं अलग कलर से -1, ठीक है, उसको एक वजह है, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो इसके आगे एक और ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि एडिशन नहीं है बीच में, मल्टीप्लीकेशन है, तो वहां पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं +1, कोई एक वजह है, ऑब्वियस सी बात तभी लिख रहा हूं मैं, वरना तो मैं नहीं लिखता। होल डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होके साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसको आपको रीड कैसे करना है, इसको आपने रीड करना है x माइनस वाई और x प्लस वाई के रूप में। व्हाट इज x माइनस वाई, x प्लस वाई, या फिर a माइनस बी और a प्लस बी। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्या बोला आपने, सर हमने बोला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे आपको मिलेगा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 होल डिवाइड बाय, नीचे वही चल रहा है भैया साइन थीटा कॉस थीटा, उसको ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हम फिलहाल। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा मिला के 1। ठीक है, तो ये 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 यहां पे है, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखो एक +1 एक -1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास कुल मिला के, बस लास्ट स्टेप हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब चीजें हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई, कुछ कैंसिल भी होंगे, तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कुल मिला के बच गया केवल 2। तो आपका जवाब इज 2। यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तो सबसे पहले तो भैया साइन देखो कॉट और कॉसेक वगैरह को साइन कॉस में चेंज करो, फिर एलसीएम लो, फिर चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई मल्टीप्लाई करते समय आप प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपना आंसर बताओ। ये तो देखो जितनी ज्यादा ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपको समझ में आएगा, अन्यथा तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी चीज कहां से आई। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट, ऑब्वियस बात है, जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें ऑप्शन 2C सही है, हमारा भी यही आंसर, कंप्यूटर जी का भी हरा टिक, तो यहां पे स्क्रीन क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, साइन 60 प्लस थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। आपके पास यहां पे ऑप्शन दिए हैं साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो इसको क्या मैं साइन ऑफ ए प्लस बी लिख दूं, और इधर वाले को लिख दूं मैं प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि ये तो मैंने नहीं रूल पढ़ा कि भैया 60 के साथ भी कुछ होता है क्या। हाँ, अगर 90 के साथ होता तब तो हम आसानी से कर देते, पर क्या 60 के साथ कोई रूल है अब तक तो मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इनको यूज करके मैं आसानी से अपना जवाब बता सकता हूं। और जितना मुझे ध्यान है साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए प्लस साइन ए सॉरी इंटू कॉस बी, और साथ में होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल नहीं सर। और माइनस वाले का क्या होता है, तो सर माइनस वाले का होता है यहां पे तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए साइन कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहां पे जो कॉस ए साइन बी है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा सर, हमको मिलेगा यहां पे कॉस ए साइन बी कैंसिल, कॉस ए साइन बी कैंसिल, ये साइन ए कॉस बी 2 बार है, तो आप लिखोगे 2 साइन ए कॉस बी, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो गए। अब 2 की जगह 2 साइन ए मतलब जो पहला वाला एंगल है, देखो ये ए था हमारे लिए और ये बी था, तो साइन 60 कॉस बी मतलब कॉस थीटा, क्योंकि एंगल कितना है ए और बी में, तो सर ए में 60 है बी में थीटा है। ठीक है, 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू आपको पता है तो बिल्कुल रखनी चाहिए, √3/2 इंटू कॉस थीटा एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, केवल √3 बचेगा, तो आपका जवाब √3 कॉस थीटा। क्या रहेगा आपका जवाब, √3 कॉस थीटा, जो कि यहां पे ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगर जो थीटा की वैल्यू पता होती तो हम वो लिख देते, नहीं पता है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा ही लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई माय आंसर, ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमने भी वही बोला, तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। आसान प्रश्न था, यदि आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करना है ये चीज समझ पाए, वो नहीं समझेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अब देखो यहां पे cos 42 प्लस साइन 42 एंड cos 42 माइनस साइन 42, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आपका आंसर क्या है, sec 84 tan 84 sec 84 माइनस tan 84 माइनस sec 84 एंड माइनस tan 84,
या फिर माइनस सेक 84 प्लस tan 84। 42 का 84 हो गया भैया, ध्यान रखना। चलिए सवाल है आपका cos 42, cos 42 भैया आ जाओ, ये आ गया हमारा cos 42। चलिए cos 42 प्लस sin 42, ठीक है, होल डिवाइड बाय cos 42 माइनस sin 42, माइनस sin 42। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? 42 का 84 कर रहे हैं यहाँ पे एंगल्स, तो वो तो समझ में आएगा कि एंगल डबल हो रहे हैं, पर किस लॉजिक के तहत आप एंगल्स को डबल कर रहे हैं? क्या यहाँ पे हम किसी को किसी से डिवाइड करें? क्योंकि देखो आपको चाहिए कॉस, आपको चाहिए सेक और टैन। सेक आता है 1/cos करके, टैन आता है sin/cos करके। तो क्या यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है कि हम सबको cos से डिवाइड करके अपना आंसर निकालने का प्रयास करेंगे? लेट्स चेक हाउ डू वी सॉल्व। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने में एक स्पेशल ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहा जाता है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, जिसमें आपने जो आप अक्सर नंबर्स के साथ करते हैं पर वो ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। तो यहाँ आप दोनों साइड्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे cos 42 प्लस sin 42 से, ठीक है। लेकिन सर आपको ये आभास कैसे हुआ? मतलब आपको किसी ने फोन करके तो बताया नहीं होगा कि ये करना है। देखो मुझे वो आभास इसलिए हुआ कि यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 84 हो रहा है, मतलब डबल हो जा रहा है। तो हमें ऐसी वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है जहां पे एंगल डबल हो जाता है और वो रैशनलाइज करने पे आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। चलिए नीचे आपका हो जाएगा cos कितना 42 प्लस sin 42। अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज cos 42 प्लस sin 42 का स्वयं cos 42 प्लस sin 42 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा cos 42 प्लस sin 42 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपके पास हो जाएगा cos 42 cos स्क्वायर 42 माइनस sin स्क्वायर 42। सर ये कहां से आया? तो ध्यान से देखो नीचे भैया, cos 42 माइनस sin 42, cos 42 प्लस sin 42, तो a माइनस बी और a प्लस बी यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे सर? ऊपर आप लिखोगे a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर 42 प्लस b स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर 42, ठीक है, प्लस 2 इंटू cos 42 इंटू sin 42, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, इट इज कनेक्टेड टू cos ऑफ 2a, तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 42। ऊपर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों जोड़ के कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ऊपर आएगा 1 प्लस 2 cos a साइन a, ये होता है साइन ऑफ 2a, तो साइन ऑफ 2 इंटू a दैट इज 42 होल डिवाइड बाय cos कितना 84, क्योंकि 42 इंटू 2 करने पे 84। तो अब कुल मिला के कहानी का सार क्या बचा कि सर ऊपर आएगा 1 प्लस साइन 84, क्योंकि 42 इंटू 2 करने पे 84 यहां भी आएगा। नीचे आएगा cos ऑफ 84। आप दोनों को अलग अलग कर देंगे क्योंकि तभी आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा। क्या है आपका डिजायर्ड रिजल्ट? सर एक जगह tan और एक जगह sec, सॉरी यहां पे आएगा कितना cos आएगा। देखा जल्दबाजी में वही लिख दिया जो आंसर चाहिए, cos 84। तो 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये हो जाएगा sec 84 प्लस sin अपॉन cos होता है tan, तो tan 84। क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर हमारे पास ऑप्शन क्रमांक है ए, जो कि हूबहू मैच करता है हमारे सॉल्यूशन से। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि कैसे आपने रैशनलाइज किया, क्योंकि आपको भी पता था अगर एंगल डबल करना है तो यहाँ पे सारे एंगल्स को हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जहां से डबल करना पॉसिबल हो। तो अगर आपको cos 2a याद होगा तब आप यहां पे पहुंच पाएंगे, वरना आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइडेंटिटीज याद करना, फॉर्मूलेज याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट को समझना। आई नो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर अगर आप लिख लिख के याद करेंगे तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, उनका जवाब ऑप्शन है, हमारा जवाब भी ऑप्शन है। तो स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखो cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2/5 एंड tan a tan b इज इक्वल टू 3। देन इनमें से कौन सी वैल्यू सही है आपने वो बताना है।
यहां पे ध्यान दें, cos a माइनस बी जो है इसकी एक आइडेंटिटी है। अब जब दिया ही cos a माइनस बी है तो वहीं से शुरू करोगे, है ना, तो दिस वुड बी इक्वल टू 2/5। तो cos a माइनस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, यही है जी सर बिल्कुल। अब यहां पे नहीं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, जब अंदर माइनस तो बाहर प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, अपोजिट होते हैं साइन इस केस में, ठीक है। अब क्योंकि आपको tan a tan b दिया है और उसका अब तक कहीं यूज नहीं दिख रहा है, तो मैं इस पूरे को क्या डिवाइड कर दूं सर, cos a cos b से डिवाइड कर दूं या फिर एलसीएम ले लूं, ऐसा कुछ कर लें। तो चलिए, जब आप इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे यहां पे आपको मिलेगा यहां पे 1 प्लस tan a tan b, है कि नहीं। तो 1 प्लस tan a tan b क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड होके 1 sin डिवाइड बाय cos tan sin डिवाइड बाय cos tan, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो देखो आपने tan a प्लस tan b कितना हो जाएगा सर, tan a प्लस tan b, क्योंकि यहां पे भी आपने जब डिवाइड किया होगा तो इस तरफ भी तो आया होगा cos a cos b, है ना, वो मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं था। तो आपने बेसिकली पूरे को cos a cos b से डिवाइड किया, यहां पे आपने cos a cos b डिवाइड किया, डिवाइड होके 1, यहां पे आपने किया कितना आ गया sin a sin b करके, तो आपको मिल गया यहां पे tan a tan b और वहां पे 2/5। अब यहां पे 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2/5 cos a cos b, ठीक है। अब यहां पे 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ cos a cos b, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों कैंसल, 2 जा, क्या बचा आपके पास सर, हमारे पास बचा 2 इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ cos a cos b। अब मैं cos a cos b को ऊपर भेज दूं और ये 2 को नीचे लाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा सर, जब आप ऐसा करेंगे तो बेसिकली यहां पे अगर मैं पहले भेजूं तो 2 cos a cos b इज इक्वल टू 1/5 बचा, cos a cos b वुड बी इक्वल टू कितना सर, ये 2 जाएगा नीचे तो 1/10, क्योंकि 5 2 हो जाएगा 10। तो यहां से हमें निष्कर्ष देखने को मिलता है कि cos a cos b इज इक्वल टू 1/10। क्या आपको ये समझ में आया जी। अब देखो सवाल में ही हिंट होते हैं अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई करें। पहला हिंट ये कि cos a माइनस बी यूज करना है, दूसरा हिंट ये कि किसी तरीके से tan a tan b तक पहुंचना है, वरना ये जो जानकारी दी है इसका कुछ उपयोग नहीं बनेगा, कुछ औचित्य नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने पूरी इक्वेशन को cos a cos b से डिवाइड किया। यहां पे cos a cos b कैंसिल 1, यहां पे sin बाय cos tan sin बाय cos tan, यहां पे cos a cos b से डिवाइड करोगे तो वो वैसा ही रहेगा क्योंकि नंबर्स हैं, ठीक है। आपने फिर और सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व करके फाइनली आंसर आया कि cos a cos b की वैल्यू है 1/10 के बराबर, जो कि हमारे एक ऑप्शन में भी दिख रही है। क्या करेंगे हम सर, इस जवाब को बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कंप्यूटर जी के सामने प्रेजेंट किया है हमने, उन्होंने वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा ये कॉन्फिडेंस, हमारा ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये सवाल है इवन और ऑड फंक्शन का, ठीक है सर। अब व्हाट इज दिस इवन एंड ऑड फंक्शन, तो देखो इवन और ऑड फंक्शन में जब आप लिखते हैं तो इवन है भैया cos, ठीक है, ऑड है साइन, ठीक है। जो इवन फंक्शन होता है वो नेगेटिव को पचा लेता है, नेगेटिव, यहां पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है डाइजेस्ट, ठीक है, और यहां पे हो जाता है नेगेटिव वॉमिट, तो मतलब ये बाहर फेंक देता है, ठीक है सर। एग्जांपल जैसे यहां पे आप देख रहे हैं cos ऑफ माइनस थीटा पूछा है, तो जो cos है वो नेगेटिव को डकार जाता है, तो ये हो जाएगा केवल cos थीटा, ठीक है। बट यहीं पे अगर साइन ऑफ माइनस थीटा होता तो साइन क्या करता है, वॉमिट कर देता है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे जैसा कि मैंने लिखा कि cos ऑफ माइनस थीटा वुड बी इक्वल टू cos थीटा, तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि cos इज अ इवन फंक्शन, तो वो नेगेटिव को डाइजेस्ट कर लेता है, जबकि साइन इज अ ऑड फंक्शन, वो नेगेटिव को वॉमिट करके बाहर फेंक देता है। tan इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, वो भी बाहर फेंक देता है। ऐसे cosec क्योंकि साइन का दोस्त है तो वो भी बाहर फेंक देगा। sec cos का दोस्त है, जब तो sec डाइजेस्ट कर लेगा तो वो भी कर लेगा। cot
टैन का दोस्त है, जब टैन नहीं कर पाए तो कॉट भी नहीं कर पाएगा, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए कॉस थीटा। मैंने बाकी सब भी रिवाइज करा दिए। कंप्यूटर जी का हरे रंग का टिक, मतलब हमारा यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने का टाइम। अगला प्रश्न है, इफ थीटा इज एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, टैन थीटा इज 5/12, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितनी हो जाएगी। अब देखो यहां पे ऐसा ही एक सवाल हमने पहले भी किया है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे, टैन थीटा इज इक्वल टू 5/12। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पे भी आप इसको कॉस से डिवाइड करके टैन थीटा ले आएंगे, तो प्रभु इसमें वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो हमने किया था वहां पे वैल्यू बैलेंस हो गई थी, यहां पे जो आंसर आएगा वो भी पता ही नहीं है, तो किससे, इक्वेशन है ही नहीं तो डिवाइड कैसे करोगे, ठीक है। तो यहां पे आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको टैन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लगाते हुए 5/12 लिखना पड़ेगा यहां पे वैल्यू। मतलब आपका परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। अब क्योंकि आपको साइन और कॉस चाहिए तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। और आई थिंक हालांकि सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, ऐड करोगे आपका जवाब आएगा 169, विच वुड बी स्क्वायर ऑफ 13। तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे h की वैल्यू आएगी 13, ठीक है। अब जब h की वैल्यू 13 है, फिर तो cos थीटा और sin थीटा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे 12/13, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका कितना, बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 12, ठीक है, सॉरी 13, प्लस साइन होता है 5/13, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 13। ऐड करोगे 12 और 5, 17/13, क्योंकि बेस सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एडिशन करने में कुछ खास दिक्कत नहीं आई। आपका जवाब 17/13 जो कि ऑप्शन सी। इजी, गुड टू गो। यस सर, ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं दिखी। आसान प्रश्न था, हमने आसानी से टैन थीटा की मदद से बाकी सारी वैल्यूज निकाल के अपना आंसर बता दिया। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी 17/13, हमारा जवाब भी वही था। तो स्क्रीन यहां पे होगी क्लियर। अगला प्रश्न है, यदि कॉजेक थीटा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको कॉट थीटा बताना है। तो कहां कॉजेक और कहां कॉट, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या कॉजेक और कॉट थीटा के बीच में कुछ कनेक्शन है। सर जहां तक हमने पढ़ा है, शायद कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा है तो भैया आपने यहां से ये भी समझ लिया होगा कि कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों भैया, ये भी तो सही होगा ना, -1 यहां जाएगा तो माइनस, कॉट वहां जाएगा तो प्लस। अब यहां पे वैल्यू अगर हम रख देते तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कॉजेक की वैल्यू है, इसका भी आपने स्क्वायर करना है, फिर -1 करना है, तब आपको कॉट स्क्वायर थीटा की प्राप्ति होगी। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब आप क्या करेंगे, सर अगर हम यहां पे वैल्यू रखें तो देखो दो तरीके, या तो पहले रैशनलाइज कर लो फिर रख दो, या फिर पहले वैल्यू रख दो उसके बाद आंसर निकालो। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर की तरफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, -1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको आपका आंसर मिलेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, वैसे तो काफी चीजें यहां कैंसिल ही होनी, पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही, उसके अलावा और कोई लास्ट तो है नहीं हमारे पास। चलिए तो यहां हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब सर a पावर 4 प्लस b पावर 4, क्योंकि पावर हो जाएगी 4, माइनस माइनस कितना सर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ठीक है, होल डिवाइड बाय कितना, यहां पे भी a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर।
चलो अब क्या करोगे सर, कुछ खास दिख नहीं रहा है तो एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a² b²। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे की सारी वैल्यूज ऊपर, लेकिन नेगेटिव का साइन है तो सब नेगेटिव, माइनस 2a² b² होल डिवाइड बाय, नीचे वाले को वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर, क्योंकि अब कुछ काम नहीं है उसका, है ना। ऊपर अगर आप देखें तो चीजें कैंसिल होंगी, ये a पावर 4 है, b पावर 4 है, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होगा सर, सबसे पहले तो a पावर 4 b पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस 4a² b² अपॉन a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ समीकरण बन रहा है। क्या -4 वाला ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है सर, सबसे पहला ऑप्शन ही है -4a² b² अपॉन a² प्लस b² अब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ज्यादा कुछ मेहनत थी नहीं यहाँ पे, केवल आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और उसके बाद कैलकुलेशन में गलती ना हो, ऐसा हमेशा हमारा अप्रोच रहना चाहिए। तो अगर हमारा जवाब ऑप्शन ए सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर हम थोड़ा चेक करेंगे कि कहां हमसे कुछ गलती हुई है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, ऑप्शन ए कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, वो भी उतना ही सिंप्लीफाई कर पाए जितना हम कर पाए। तो स्क्रीन करेंगे यहाँ पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा m के बराबर है, ये इंपॉर्टेंट एक हमारे पास इंफॉर्मेशन, और b cos थीटा माइनस a sin थीटा इनके बराबर है, तो आपको a² प्लस b² क्या है वो बताना है। देखो सबसे बड़ी बात जो होती है ऐसे किसी भी सवाल में वो ये कि इन सारे सवालों का हिंट ना आपको सवालों में मिल जाता है, बस आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे कि नहीं, वो बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो आपको a² और b² की वैल्यू चाहिए। अब a² और b² यदि चाहिए तो उसका तो एक ही तरीका है, दोनों का स्क्वायर कर दो, पर दोनों अकेले तो है नहीं, साथ में साइन और कॉस भी है, तो ऑब्वियस ही बात है उनका भी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू कितना है, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू m²। तो यहां से आपको मिलेगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा, है ना। और ये हो जाएगा किसके बराबर, m² के बराबर। इसका ही दोस्त है उसको भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों हैं तो किसी एक के दम पे तो आप चीजें कर नहीं पाओगे। अगर एक के दम पे ही कर पाते तो एक ही देता ना, फिर वो दो देता ही क्यों। तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूं, b का स्क्वायर b² cos स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, 2ab cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू n²। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो a² cos स्क्वायर थीटा वहां से उठ के आ जाएगा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां से आएगा b² cos स्क्वायर थीटा, देखो है हमारे पास, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, और यहां पे आ जाएगा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साथ में इधर आएगा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। और इन सबको करने पे आपका आंसर कितना आएगा सर, इस तरफ सीधे सीधे m² प्लस n² ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हूबहू सेम, तो कैंसर मतलब वो दोनों कट गए। यहां पे अगर आप a² कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और शायद ये देख के आपके मन में भी एक खुशी की लहर तो आई, क्योंकि इसके बाद तो चीजें आसान है। प्लस यहां पे लेंगे b² तो वो भी होगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू m² प्लस n²। अब यहां पे देखें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, उधर भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो a² इंटू 1 मतलब a², b² इंटू 1 मतलब b²। तो यहीं से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया कि a² प्लस b² इज ऑलवेज इक्वल टू m² प्लस n²। यहां पे ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि क्योंकि आपको a² b² चाहिए था, आपने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, फिर सॉल्व करके अपना आंसर इजीली बता पाए, वरना तो दिक्कत हो जाती। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें,
तो ऑप्शन ए कंप्यूटर जी का भी सही, हमारा भी सही है, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन है अब, द वैल्यू ऑफ साइन 64 कॉस 26 वेरी गुड, कॉसेक 47 सेक 43 वेरी गुड, tan 25 tan 65 एंड tan स्क्वायर 30। इसमें से जो tan स्क्वायर 30 है इसकी वैल्यू तो हम बता सकते हैं, बाकी किसी की वैल्यू बता पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ सॉल्व तो कर ही सकते थे। यहां पे अब अगर आप देखेंगे तो साइन और कॉस उल्टा चलते हैं और दोनों एंगल्स को जोड़ने पे 90 भी आ रहा है, मतलब यहां 90 माइनस थीटा वाला लॉजिक लग सकता है। ऐसे ही इसके बाद वाले में होगा कि भैया कॉसेक और सेक उल्टा चलते हैं और ऐड करने पे 90 भी आ रहा है, ऐसे ही वहां पे भी हम शायद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। साइन 64 को मैंने एज इट इज रहने दिया और मैंने ये चेक किया कि क्या cos 26 को लिखने का कोई और तरीका है, बिल्कुल, और मुझे ये बताया गया कि जब आप 90 में से 64 माइनस करते हैं तब भी 26 आता है। ठीक है, यहां पे भी कॉसेक को मैंने एज इट इज रहने दिया और नीचे सेक में भी मैंने पता किया कि क्या सेक 43 को लिखने का कोई और तरीका है, और वो आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा है। जो दूसरा तरीका है 43 को लिखने का एक तरीका है 90 में से 47 माइनस कर दो, प्लस tan 25 इनटू यहां पे आप लिख रहे हैं tan ऑफ इस 65 को लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 25। ठीक है, सेम ही बात हुई ना, होल डिवाइड बाय tan 30 वैसे तो होता है 1/√3, पर आपको यहां पे उसका स्क्वायर भी करना है तो ध्यान रखिएगा। चलो यहां देखो साइन 64 अपॉन कॉस 64 पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं साइन 64 अपॉन साइन 64, क्योंकि भैया कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा। यहां पे कॉसेक 47 अपॉन सेक 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 47 प्लस tan 25, tan 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉट थीटा, तो कॉट 25 होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। इन दोनों को कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस tan 45 और cot 45 दोनों tan 25 और cot 45 25 दोनों अपोजिट चलते हैं। ठीक है, tan का उल्टा होता है cot, तो यहां पे कैंसिल होके 1 आएगा, तो 1 अपॉन 1/3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 को आप रेसिप्रोकल करोगे 4 आएगा, तो आपका आंसर आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का बहुत सिंपल सा छोटा सा आंसर है, वो है 4। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। C4 उनका भी आंसर है, हमारा भी आंसर है, तो मतलब प्रश्न यहां पे हो जाता है समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न आपसे बोल रहा है कि देखो साइन 45 है, कॉस 30 है, कॉस 60 है, तो आपकी जानी मानी वैल्यूज हैं, आपको बस x की वैल्यू पता लगानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। x इंटू साइन 45, तो 1/√2 इज साइन 45 उसका स्क्वायर, cos 30 इज √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर होल अपॉन 4 cos 60 इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 60 कितना होता है? cos 60 1/2। अब ये वैल्यू सर आपको कैसे याद है? तो भैया देखो प्रैक्टिस की है, यहां पे भी हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर 45, तो पहले स्क्वायरिंग होगी फिर 3 होगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30, तो cos 30 हो जाएगा √3/2, उसका भी आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, और इंटू 2 भी करना है, होल डिवाइड बाय साइन 60, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 इज 1/√2, लेकिन साथ में 2 भी है, तो पहले आगे आप लिखेंगे 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 का स्क्वायर। चलिए जितना हमसे हो सकेगा उतना हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो x इंटू 1/2 प्लस, सॉरी यहां पे क्या है, उसमें भी मल्टीप्लीकेशन है, इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 होल डिवाइड बाय 4 इंटू 1/2 का पावर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, यहां पे आप करेंगे 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 होल डिवाइड बाय कितना, यहां पे 1
प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x बाय 4 2 ज़ा 8 होल डिवाइड बाय 4 से 4 कैंसिल, केवल 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2 और प्लस यहाँ पे भी देखो 2 से 4 कैंसिल तो केवल 2 बचेगा, तो 3/2 यहाँ पे भी एंड होल डिवाइड बाय यहाँ पे 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो केवल 1 बचेगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x बाय 8 और इधर आएगा कितना सर 3/2 प्लस 3/2 सॉल्व होकर केवल आ जाएगा 3 एंड होल डिवाइड बाय 2। ये कैसे आया तो देखो 3/2 प्लस 3/2 मतलब 3 और 3 दोनों का बेस सेम 2, 3 और 3 6, ठीक है 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3 और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। एक बार फिर से 3/2 प्लस 3/2 मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऐड, तो 3 और 3 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4, तो x बाय 4 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 4, ये तो घर का बच्चा बता देगा। कितनी आई x की वैल्यू 4 आई। पिछले सवाल में भी आंसर 4 आया था, इस बार भी 4 आया, काफी लकी चल रहे हैं हम। कोई अगर गैस वर्क करना चाहे तो अगले में भी 4 कर दे, शायद सही हो जाए। चलिए ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, जो वैल्यूज आपको पता थी उन्हें पुट करके स्क्वायरिंग करके फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में वो सब देखते हुए आपको सॉल्व करना था, जिसमें कि आपका आंसर आता है x की वैल्यू 4। बस थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि यदि गलती हो गई वैल्यूज रखने में या आपको वैल्यूज याद नहीं रही तो प्रभु फिर तो समय आपका ही वेस्ट होगा, और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो शायद गलती भी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि सारी वैल्यूज याद हो। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें आंसर सही है कि नहीं है। ऑप्शन डी 4 हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी ने भी हाँ बोल दिया है, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 180 से बड़ा है थीटा और 270 से छोटा है, ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट वाले लॉजिक में कहां लाई करेगा, आप मुझे बता सकते हैं सर। 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो ये रहा 180 और इधर होता है 270, ठीक है, तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब सिर्फ tan पॉजिटिव होता है यहां पे, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज कौन कौन सी, कॉज और साइन दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब कॉस थीटा की जगह हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, बिकॉज थीटा की वैल्यू क्या है 180 से बड़ी और 270 से छोटी, तो कॉस थीटा नेगेटिव माइनस माइनस करके साइन थीटा पॉजिटिव, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ऑप्शन ये बनेगा, या फिर माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा यहाँ पे आंसर बन सकता है। एक बार हम कंप्यूटर जी से और पूछ लेते उनका जवाब कितना है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, तो मतलब यहाँ पे यह सवाल हो जाता है सॉल्व एंड हम मूव करेंगे। नया प्रश्न है, यदि कॉस थीटा है 3/5, साइन थीटा की वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान सवाल मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखिए यदि हमें कॉस थीटा पता है तो मतलब हमें क्या क्या पता है, मतलब हमें बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, और अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिगो पढ़ा है या फिर पाइथागोरस पढ़ा है तो आप में से कितने लोगों को अब तक तो आंसर भी पता चल गया होगा। चलिए 3 वैल्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, जितना कितना दिया बेस यहाँ पे, तो सर बेस दिया है 3 और हाइपोटेन्यूज दी है 5। फॉर्मूला क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एज इट इज, एच स्क्वायर इज 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 अर्थात पी स्क्वायर इज 16, तो पी की वैल्यू आएगी आपके पास, मतलब परपेंडिकुलर आएगा आपके पास 4। नेगेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड है, साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। साइन थीटा जो कि कॉस थीटा का करीबी रिश्तेदार भी है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। और मैं क्यों कह रहा था कि आप में से कुछ को इसका आंसर जल्दी मिल गया होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 3, 4, 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो मतलब अगर ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, तो दिस वैल्यू हैज टू बी परपेंडिकुलर, वरना तो
हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, तो इट हैज टू बी 4, तो आपका आंसर होगा 4/5। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमने भी वही मार्क किया। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है 2/3 साइन की पावर 445 प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 tan स्क्वायर 60 इज इक्वल टू। चलिए सिंपल एंगल्स हैं, बस आपको वैल्यू रखनी है। तो देखो यहां से शुरू करते हैं। 2/3 साइन 45 होता है 1/√2, उसकी पावर 2 नहीं, उसकी पावर है 4, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस सेक स्क्वायर 45, ठीक है। सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू, सर हमें तो cos 45 पता है 1/√2, सेक होता है उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ध्यान रखना, मतलब केवल √2 का स्क्वायर, माफ कीजिएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर 60, तो tan होता है √3 tan 60, तो √3 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें, तो सर 2/3 इंटू, देखो 1/√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, ठीक है, आपने 4 बार करना है, तो एक बार पहले 2 का, दूसरे बार दूसरे 2 का 2, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर इज 2, और यहां पे माइनस 2 इंटू 3, क्या होगा आपका आंसर, यहां पे सर 2 से 2 कैंसिल, तो 1/6 प्लस 2 माइनस 6 हो जाएगा, बिकॉज 2 3 हो जाएगा 6। सॉल्व करेंगे आप तो 1/6 प्लस माइनस होके हो जाएगा 4। अब आप एलसीएम लेंगे क्योंकि और कुछ बचा नहीं है, तो 1 माइनस 24 होल डिवाइड बाय 6, मतलब माइनस 23/6 आ रही है मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू, ऑप्शन सी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एंगल की वैल्यूज याद रखना और पावर का ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपने पावर गलत लिख दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया, इसलिए पावर हमेशा सही लिखना है, ठीक है। और tan के आगे या सेक के आगे या साइन के आगे किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो भी सही लिखना है, वरना गलती हो जाएगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है, तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको यह बताना है। यदि क्या बोल रहा है, यदि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे देखो आपको क्या दिए हैं, सॉरी थीटा, यहां पे एंगल अलग है, अल्फा एंड गामा, तो ये अल्फा ए एंगल का नाम अलग है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए क्या करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताओ मुझे। चलिए ये है, देखिए एक ट्रिक क्वेश्चन, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, वुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर, वुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा बीटा, जो भी बोलेंगे इसको हम, साइन स्क्वायर 5, ठीक है। चलिए अब ये दोनों एंगल है भैया, ध्यान रखना, इतने अच्छे से मुझसे बने नहीं है, लड्डू के ऊपर एक लकीर बनानी है, बन गया, लड्डू के ऊपर लकीर बनानी है, बन गया। चलो अब यहां पे आपने इस तरफ अगर +1 कर दिया ट्रिक क्वेश्चन में, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। आप ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि यहां पे देखो cos आ रहा था, ठीक है, तो यहां पे आपको cos चाहिए था सर, लेकिन cos तो ऑलरेडी है, लेकिन प्रभु एंगल भी तो चाहिए, cos थीटा चाहिए इनको, इनके पास cos थीटा नहीं था, तो cos थीटा लाने के लिए हमने ये किया। सर इससे cos थीटा कैसे आएगा, देखो इससे आएगा cos थीटा का रिश्तेदार, दैट इज sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर sec स्क्वायर थीटा को आप देखेंगे और यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5, और 1 की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पे cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, क्योंकि किसी भी एंगल में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 1 यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये देख के 1 तक पहुंचते हैं, हम पहली बार गुगली फेंक रहे हैं कि 1 देख के यहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब माइनस साइन स्क्वायर एंड प्लस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या आपके पास, सर यहां बचा है sec स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख रहा हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे है cos स्क्वायर 5, वो भी 2 बार, एक इधर एक इधर, तो आगे 2 लगा दिया, क्या लगा दिया आगे 2। अब 2 को आप यहां भेज देंगे, इस पूरे को वहां भेज देंगे, आपको क्या मिलेगा,
सर 1/2 इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा एंड कॉज स्क्वायर फाई। और ये क्या हमारे पास आंसर में है? बिल्कुल है सर, ध्यान से देखिए सर, ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? कॉज स्क्वायर फाई कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, वही हमने प्रूफ किया है। क्या आपको ये समझ में आया? ट्रिक क्या थी यहाँ पे? आपने दोनों तरफ +1 करना था और उसके पीछे का आपका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरीके से कॉज आ जाए, और कॉज लाने के लिए आपने क्या किया? +1 करके सेक लेके आए, सेक से कॉज आया, कॉज से फिर आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ट्रिक क्वेश्चन आप कह सकते हैं, पर ट्रिक भी आपको ऑप्शन में दिख जाती है, थोड़ा हिंट तो मिल ही जाता है। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। ऑप्शन ए कंप्यूटर जी का भी आंसर है, हमारा भी आंसर है। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री प्लस साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 12 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, साइन कॉस उल्टा चलते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन है। दूसरा एंगल्स को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, मतलब 90 माइनस थीटा वाला लॉजिक लग सकता है। चलिए उसी को लगाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा साइन 12 डिग्री, ठीक है, यहां हो जाएगा कॉस की जगह मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ 78 को मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं 90 माइनस 12 डिग्री। एक ही बात है ना भाई, 78 लिखो या 90 माइनस 12 लिखो। अब अगर आपने इधर कॉस को चेंज किया है तो उधर भी कॉस को चेंज ना करें, उधर फिर आप साइन को लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो प्लस यहां पे हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 12 डिग्री। तो मैंने 78 को लिख दिया 90 माइनस 12 इंटू कॉस 12 डिग्री। अब यहां पे क्या हो गया सर? यहां पे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। अब इधर ये जनाब तो ऐसे ही रहेंगे, इन जनाब को अब माइनस करने, तो भैया यहां पे हो जाएगा कॉस का उल्टा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन 12 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस यहां साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 12 डिग्री इंटू कॉस 12 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखें साइन 12 जोड़ने पे कितना? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 12, क्योंकि आप कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंगल भी सेम है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यदि एंगल सेम है तो जोड़ने पे 1 आता है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? यहां पे 1 हो जाएगा। कहीं कोई शंका, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आसान था जी सर, बिल्कुल। बस यहाँ पे एंगल चेंज करना था और ध्यान रखना था कि दोनों जगह ऐसा नहीं कि कॉस को चेंज कर दो, दोनों जगह साइन साइन आ जाए ना, एक जगह साइन एक जगह कॉस, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिटी अच्छे से लगा सके। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, ऑप्शन ए यहाँ पे भी सही है। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट सी cos A is equal to sin B है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अगर cos A और sin B बराबर हैं तो देखो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो यहां डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि ABC वहीं पे आपको क्लैरिफाई हो पाएगा। राइट एंगल किस पे है? C पे है, तो आप जब नेमिंग करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, उससे काफी फर्क पड़ेगा। तो A ऊपर B और इत्थे C। चलिए अब आपसे पहले हम काम करते हैं ना, ये cos A और sin B की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ये रहा आपका, सबसे पहले cos A को इवैल्यूएट करते हैं। cos A हो जाएगा, देखिए A मतलब हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा बेस और इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है। तो cos A मतलब हो जाएगा बेस, दैट इज AC अपॉन AB, करेक्ट, ठीक है। और साथ में आपसे क्या बोल रहा है? साइन बी अगर आप देखें तो साइन बी का मतलब भी क्या हो जाएगा सर? साइन बी का मतलब होगा यहां पे, साइन बी का मतलब हो जाएगा, देखो साइन के लिए ना परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो जाएगा। साइन बी मतलब ये वाला एंगल लेना है, तो ये है परपेंडिकुलर और इधर है बेस, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। अब साइन बी का मतलब क्या हो गया? तो सर साइन बी का मतलब भी हो गया AC अपॉन AB, यही है ना? यस सर, ठीक है। चलिए अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। देखो ऐसा तभी हो सकता है
जब दोनों एंगल आपस में बराबर हों, वरना तो समस्या है। ठीक है, क्योंकि अगर साइन और कॉस दोनों बराबर जा रहे हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है एंगल बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। अगर आपको याद हो तो भैया cos 45 इज ओनली इक्वल टू sin 45, है ना। तो ऐसा कब होता है, जब दोनों एंगल बराबर हो। तो यहां पे भी हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू बी के तहत हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि चीजें बराबर तभी होती हैं जब दोनों एंगल बराबर होते हैं, वरना तो मुश्किल है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है a इक्वल टू बी, हमने भी वही मार्क किया अभी, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, अ 15 मीटर हाई पोल हैज x मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड। इफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द पोल ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए, एक 15 मीटर ऊंचा पोल है, तो ये सवाल बेसिकली देखा जाए तो हमारा यहां से हाइट एंड डिस्टेंस शुरू हो जाता है। तो आपको बोला गया एक 15 मीटर ऊंचा पोल है जिसका शैडो ऑन द ग्राउंड कितने का है, 30 डिग्री का। तो ये रहा, सॉरी, तो शैडो ऑफ द ग्राउंड है उसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये आपने बना दिया, ये नीचे का है शैडो, लेकिन एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हैज x मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड। ये रहा x मीटर लॉन्ग शैडो, ठीक है। इफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द पोल ऑन द ग्राउंड वाज 30 डिग्री, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय द पोल ऑन द ग्राउंड वाज 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। चलिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, अगर आप यहां पे देखें तो ये जनाब हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर, ये जनाब हो जाएंगे आपके बेस। और क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा हो रही है मतलब tan होगा, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 15 अपॉन बेस हो जाएगा x। tan 30 की वैल्यू सर बहुत सिंपल है, 1/√3, तो यहां पे हो जाएगा 15 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 15√3 मीटर्स। सिंपल था। देखो एमसीक्यू है तो हम लोग पूरा लिख नहीं रहे हैं कि कहां पे एबीसी है, क्या ट्राइंगल है। अगर पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन होता, हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता, तो हम लिखते कि देखो ये a है, ये b है, ये c है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। पर यहाँ पे क्योंकि हम सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सीधे सीधे अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर हमारा अप्रोच रहेगा, दैट इज 15√3 मीटर्स हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज शैडो की लंबाई कितनी है, तो भाई शैडो की लंबाई है 15√3 मीटर। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 15√3 मीटर, हमारा जवाब भी वही आया, तो स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद द पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट हैज इट्स हाइट इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, आपसे कहा जा रहा है, अगर हम डायग्राम बनाएं तो जितनी बिल्डिंग की हाइट है, मान लो x है बिल्डिंग की हाइट, उतनी ही उस पॉइंट की दूरी है बिल्डिंग से, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस बात पे मतलब ऐसे किसी सिनेरियो की, ऐसे किसी कहानी की एंगल क्या होगा, थीटा कितना होगा, आपको इंफॉर्म करना है। चलिए यहां पे देखिए क्या बोला आपसे, देखो इट्स इज इक्वल टू हाइट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चलिए अब अगर आप यहां पे देखें तो बेसिकली आपने बोला कि वो थीटा है अगर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पे आपको मिल रहा है x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो बेसिकली आपको अब ये सोचना है tan की कौन सी वैल्यू है जो कि 1 के बराबर होती। तो जितना हमें पता है भैया tan 45 होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो आपने tan से tan कैंसिल किया, थीटा की वैल्यू आ गई 45। क्या आपको ये समझ में आया? आसान प्रश्न। आपने क्या देखा, आपने देखा कि भैया हाइट और डिस्टेंस मतलब बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग की पॉइंट से दूरी बराबर है, दोनों वैल्यूज इक्वल तभी होती हैं जब दोनों वैल्यूज कैसी हो, एंगल कैसा हो, एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 भी कहता है 1 के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पे सर, हमारा आंसर होगा यहां पे 45 डिग्री, जो कि है ऑप्शन सी। समझ में आया आपको? कैसी कोई खास दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत इजी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कंप्यूटर जी का आंसर भी आ रहा है 45 डिग्री, कुछ खास समस्या यहां पे आनी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ सी शोर
ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री टू बी 60 डिग्री इफ द पर्सन इज 16 √3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। चलिए अब देखो यहां पे ये जो लिखा है ना सी शोर, इसका कुछ मतलब नहीं है भाई का खड़ा कहीं भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, सी शोर पे खड़ा हो, रिवर शोर पे खड़ा हो या फिर नाला शोर पे खड़ा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बाकी चीजें काम की हैं। तो कई बार लोग ना ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी देके थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि अरे सी शोर पे खड़ा है पक्का टफ क्वेश्चन होगा। नहीं, ये कुछ सवाल में है ही नहीं। आपको पर्सन का डिस्टेंस दे दिया ट्री से, एंगल दे दिया, ट्री की हाइट निकालनी है। चलिए मान लीजिए ये रहा आपका ट्री, ठीक है, ये रहा पर्सन का डिस्टेंस और ये रहा एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर 60 डिग्री, डिस्टेंस कितना है भैया पर्सन का ट्री से 16 √3 मीटर। आपने क्या बताना है, आपने ट्री की हाइट बतानी है। आप किसके साथ खेल रहे हैं सर, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ खेलने वाला रेशियो कौन सा है सर, tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे आप लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h, बेस हो गया 16 √3। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 16 √3। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 √3 इंटू √3 इज द वैल्यू ऑफ h। 16 3 हो जाएगा यहां पे h के बराबर, 6 तिया 18, एक कैरी, 3 1 3 4, 48 मीटर्स होगी आपकी हाइट। कितनी हो जाएगी 48 मीटर्स, ऑप्शन सी। क्या आपको ये समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए यहां पे हम एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है 48 मीटर। देखो अब यहां पे इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चंस की आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सब लिखे बिना ओरली ही आप सीधे सीधे पता है कहां से स्टार्ट करें सवाल सॉल्व करना, इस पॉइंट से। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इन सवालों को सीधा इसी पॉइंट से शुरू करते हैं कि tan 60 होगा तो √3 इक्वल टू h अपॉन 16 √3, अब आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस आपने भी करनी है इन कमिंग डेज, ठीक है। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर, ये सवाल समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, शैडो ऑफ अ 18 मीटर हाई ट्री इज h मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। इफ द टॉप ऑफ द ट्री मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, देन वैल्यू ऑफ h इज, एंगल कितना बोला आपने 45 डिग्री, तो मतलब ये रहा आपका एंगल। आपने क्या बताना है, आपने बताना है डिस्टेंस। अरे बहुत आसान है। चलिए ट्री की हाइट कितनी है 18 मीटर्स, तो tan थीटा, क्योंकि आपको ट्री की हाइट और डिस्टेंस पता लगाना है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के साथ खेलना है, तो tan थीटा। tan 45, ये इंसान ये सवाल जो भी करेगा, जो भी स्टूडेंट करेगा, अगर उसने प्रैक्टिस की है तो अब तक तो आंसर ओरली बोल दोगे। 18 मीटर हाई मतलब परपेंडिकुलर 18, बेस की जगह आपने h लिख दिया क्योंकि उन्होंने h बोला है। tan 45 होता है 1, तो 18 अपॉन h इज इक्वल टू 1। h की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर्स के बराबर, कितनी 18 मीटर के बराबर, जो कि है ऑप्शन सी। इजी, सिंपल, गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया, कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, ऑप्शन सी 18 मीटर्स बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, अ पर्सन स्टैंडिंग 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ के बेस से 30 मीटर दूर आप खड़े हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे, वैसे क्लिफ का मतलब तो पहाड़ होता है, तो पहाड़ तो ऐसे बड़ा सा उबड़ खाबड़ सा होगा, पर हम यहां पहाड़ नहीं बनाएंगे, हम पहाड़ की हाइट नापने वाला एक यंत्र बनाएंगे जो कि होगा एक स्ट्रेट पट्टी का। ऑब्वियस सी बात है, जब आप हाइट नापोगे तो थोड़ी हर एक जो भी एंगल से उनके जो वो है ढलान, उस पर नापते होगा। आप तो सीधे नापोगे कि टॉप से एग्जैक्टली सीधे नीचे कितनी दूरी है, ऐसे नापा जाता है। तो हम उसको हाइट के रूप में ले लेते हैं कि मान लो ये टॉप ऑफ द क्लिफ है और ये उसकी दूरी है ग्राउंड से। अब क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति है जो कि 30 मीटर दूर है, तो ये रहा व्यक्ति 30 मीटर दूर, और उसका एंगल और एलिवेशन है टॉप का कितना 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि इस क्लिफ की हाइट कितनी है, h की वैल्यू। चलिए
किसके बीच में मामला फंसा है सर? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, जैसा कि अब तक सारे क्वेश्चन में होता आया है। बिल्कुल ठीक। तो tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यहां पे हो जाएगा tan 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब h आपको फाइंड करना है, बेस है आपका 30, tan 60 होता है केवल √3, तो h की वैल्यू आएगी 30 मल्टीप्लाइड इन √3, तो 30√3 मीटर्स। क्या आपको ये समझ में आया? आसान प्रश्न, जी हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आई यहां पे, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो यहां पे सारे सवालों में देखो साफ साफ लिखा होगा कौन कहां खड़ा है। पर्सन कहां खड़ा था? 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, तो ये रहा आपका बेस और ये 30 मीटर की दूरी आपने तय कर ली, सिंपल। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 30√3, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी 30√3। अगला प्रश्न है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द वॉल। अब देखो यहां पे ये सवाल थोड़ा अच्छा है क्योंकि इन्होंने घुमा दिया है। कैसे? इन्होंने लैडर की लंबाई दे दी जो कि अब तक किसी सवाल में नहीं थी। तो ये रही आपकी वॉल, ठीक है। अब जो लैडर है जो इसके सहारे टिकी हुई है वो इधर होगी, ठीक है। अब लैडर की कहानी क्या है कि जो भी वर्टिकल वॉल की लेंथ है, वर्टिकल वॉल की लेंथ मतलब बेसिकली उसकी हाइट, ठीक है, उसका ट्वाइस है लैडर, तो ये 2x हो गया। किसकी लंबाई? लैडर की लंबाई की जो सीढ़ी है वो कितनी है? वो 2x के बराबर है। आपने क्या बताना है? द एंगल मेड बाय द फुट ऑफ द लैडर विद द ग्राउंड कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए, अगर ये आपका एंगल है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये जनाब है कौन? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब तो हमारा आसान हो गया सवाल। अब यहां पे देखो कौन सा एंगल है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से डील करता है, तो सर वो है साइन थीटा। चलिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू x, h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2x, और यहां आ जाएगा साइन थीटा। आपको थीटा फाइंड करना है। x से x कैंसल 1/2। अब जरा सोचिए साइन की कौन सी वैल्यू है जो कि 1/2 के बराबर होती है? तो सर साइन 30 डिग्री हमेशा होता है 1/2 के बराबर, तो साइन 30 इक्वल टू साइन थीटा, 30 इज द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब लैडर का, सीढ़ी का जमीन से जो ग्राउंड जो एंगल है वो है 30 डिग्री। अब एक और चीज, हर सवाल में ध्यान से सुनना, देखना, पढ़ना कि पूछा क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई इसकी जगह ये वाला एंगल पूछ ले तो यह एंगल होगा 60 डिग्री, परंतु किंतु आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल पूछा जा रहा है। अगर आपने ये वाला एंगल बता के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपका आंसर कुछ और ही आएगा और फिर नंबर कुछ और ही मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट किए थे। तो प्लीज रीड प्रॉपर्ली, किसके बीच का एंगल बताना है। यहां देखो लिखा है एंगल मेड बाय फुट ऑन द ग्राउंड बोला है, तो ये रहा लैडर का फुट सबसे नीचे और ग्राउंड इसी के साथ, ये रही आपकी बिल्डिंग की वॉल की हाइट, तो वो हमें पता था, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का आंसर भी है ऑप्शन बी 30, हमारा आंसर भी ऑप्शन बी 30। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अब नया प्रश्न है हमारे पास, इफ मिस्टर राम शैडो एट आफ्टरनून इज √3 टाइम्स हिज हाइट, जो भी उनकी हाइट है उसका √3 टाइम्स है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द शैडो टू द टॉप ऑफ मिस्टर राम्स इज। चलो यहां पे देखो, ये रही मिस्टर राम की हाइट, ठीक है, और ये रही उनकी शैडो की हाइट। जो भी उनकी हाइट है उसका √3 टाइम्स है उनकी शैडो की लंबाई। होता है ना, दिन में कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमारी शैडो हमसे लंबी हो जाती है, तो √3 टाइम्स मतलब आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको बताना है कि ये जो शैडो जहां पे हो रही है और जो इनकी एक्चुअल हाइट है वो एंगल कितना है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द शैडो एट द टॉप ऑफ मिस्टर राम्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ शैडो, जहां पे शैडो खत्म हो रही है इस तरफ, उसका एट द टुवर्ड्स द टॉप। चलिए अब यहां पे अगर आप देखें तो एंगल होगा कौन सा, तो सर हम चर्चा कर रहे हैं यहां परपेंडिकुलर और बेस की, और इसका मतलब हम यूज करेंगे यहां पे tan थीटा। देखो समझ में कैसे आता है, डायग्राम से देखो कि आप किस किस के साथ खेल रहे हो, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। तो अब ऐसा रेशियो ढूंढो जो कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ खेलता हो, तो वो है आपका tan थीटा। तो यहां पे आपने लिखा P/B इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो P की वैल्यू x, B की वैल्यू x √3 tan थीटा, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है।
x से x कैंसिल हो गया, 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, 1/√3 ऐसा कौन सा tan का एंगल जो है जो कि √3 के बराबर होता है 1/√3 के, तो भाई tan 30 डिग्री होता है। tan से tan कैंसिल, कुल मिला के थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री के बराबर इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ऑप्शन बी। चलिए हमने आंसर तो मार्क कर दिया, आप कंप्यूटर जी से और पूछ लेते भाई कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं, बताइए, बोलिए गुरुदेव आपका जवाब कुछ और तो नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, जो क्या बोल रहा है आपसे, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टावर्स ए बी एंड सी डी। ठीक है, फ्रॉम द मिड पॉइंट जॉइनिंग द टावर्स ए बी एंड सी डी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 एंड 60। अब यहां पे देखना दोनों टावर की हाइट अलग अलग है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि देखो एंगल अलग अलग बन रहा है सेम ही पॉइंट से। अब आपको क्या बताना है, देन द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टावर ए बी एंड सी डी वुड बी। यहां समझना कहानी क्या कह रही है कि देखो ये रहा एक टावर, ये रहा दूसरा टावर, ऑब्वियसली दोनों की हाइट कम ज्यादा होगी क्योंकि एंगल भी तो अलग अलग है। अब दोनों के मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, अब ये रही आपकी लाइन जॉइनिंग, ठीक है, दोनों टावर्स को, इसके मिड पॉइंट, तो मान लो इसका मिड पॉइंट यहां कहीं है, इससे एक तरफ एक एंगल की दूरी कितनी है, एक की दूरी है 30, एक का मतलब एंगल है 30, दूसरे का एंगल है 60। तो मान लीजिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहां पे इन जनाब का एंगल कितना है, तो भाई इन जनाब का एंगल है 60 डिग्री, ये लीजिए बन गया 60 डिग्री, और इधर क्योंकि आपको छोटा एंगल बनाना है तो हाइट मैंने कम कर दी है, इनका एंगल है 30 डिग्री, तो ये 60 और इधर का एंगल हो जाएगा यहाँ पे 30। आप और कम कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो, पर इतना काफी है। चलिए आपसे क्या बोल रहा है कि उनके हाइट का रेशियो बताइए, तो ये x, ये भी x, इधर आ जाएगा h1, इधर आ जाएगा h2। ठीक है, चलो अब आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो पहला हम ट्राइंगल दे रहे हैं tan, एक तो ये तो क्लियर है कि भैया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज होगा, क्योंकि दोनों ही जगह परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, tan 30 को लेते हैं, तो जब आप tan 30 को लेंगे तो 30 एंगल वाला बेस और 30 एंगल वाला परपेंडिकुलर यूज होगा, तो ये हो गया h1 अपॉन x। अब आप सॉल्व करेंगे, tan 30 कितना हो जाएगा सब 1/√3, तो ये हो गया h1 अपॉन x, यहां से आपको मिला h1 इज इक्वल टू कितना, तो सर x/√3 इज द वैल्यू ऑफ h1। ठीक है, दूसरा है tan 60 डिग्री, तो यहां पे आपने लिखा tan 60 और tan 60 वाले ही परपेंडिकुलर दैट इज h2, और आपने x का यहां पे सॉल्व करने का प्रयास किया, ये हो जाएगा tan 60 √3 इक्वल्स टू h2 अपॉन x, x को आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इज द वैल्यू ऑफ h2। अब आपको दोनों हाइट्स का रेशियो निकालना है। अगर आप ऐसे देखें तो देखो टावर ए बी है ना, छोटा टावर है उसका एंगल 30 है, दूसरा सी डी उसका टावर है 60 डिग्री है उसका एंगल। चलो तो ये आपने यहाँ पे टावर ए बी निकाल दिया। ठीक है, h1 अपॉन h2 बस हमें अब कैलकुलेट करना है, तो h1 इज ए बी, h2 इज सी डी, h1 हो जाएगा x अपॉन √3 है ना, और h2 है x√3। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ा है कि जब भी आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन इज एज इट इज एंड नीचे वाले फ्रैक्शन का होता है रेसिप्रोकल, तो ये अपॉन 1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन x√3, x से x कैंसिल, √3 से √3 मल्टीप्लाई, आपका आंसर 1/3। मतलब जो एक बिल्डिंग है ए बी वो उसकी 3 गुना है सी डी, मतलब h1 का वैल्यू और h2 का वैल्यू का रेशियो कितना है 1:3, मतलब अगर h1 की वैल्यू है 2, h2 की वैल्यू होगी 6, अगर h1 की वैल्यू है 3, h2 की वैल्यू होगी 9, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए तो यहां पे रेशियो आ रहा है 1:3 जो कि ऑप्शन बी में हमारे पास उपलब्ध है। ये बहुत ही क्लियर भी हो जाता है क्योंकि एंगल भी देखोगे तो 30 और 60 है। अच्छा, कुछ लोग क्या सोचेंगे, सर एंगल 30 और 60 है तो मतलब साइड्स का रेशियो भी वही रहेगा, तो 30 और 60 का रेशियो 1:2,
तो हमारा आंसर भी 1:2। ऐसी गलती न करें भैया, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा कि जो एंगल का रेशियो है वही साइड्स का रेशियो होगा, अलग रेशियो हो सकता है जैसा कि यहां पे हो रहा है। तो 1:3 हमारा आंसर है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 1:3। यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि दो चीजें करनी थी। मिड पॉइंट जैसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आपने ऐसे यूज किया कि दोनों तरफ को बराबर बोल दिया, ठीक है। अगर यहां पे कहीं पे भी कुछ भी गलती हो जाती है आपसे तो फिर आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। चलिए 28 हो गया। 29 देखते हैं। अ बलून टाइड विथ अ 12 मीटर लॉन्ग रोप मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। ठीक है, अब मान लो ये है आपका बलून, ठीक है, इसको आपने बांधा है, तो बांधा है तो मतलब ये रही आपकी रस्सी जिससे आपने बांधा होगा, ठीक है। अब जो रस्सी है उसका जो लंबाई है वो है 12 मीटर, ठीक है, और इस रस्सी का एंगल किससे बोल रहा है, वो एंगल विद द ग्राउंड, तो इस रस्सी का एंगल से ग्राउंड है 45 डिग्री। आपको बतानी है इन जनाब की हाइट कितनी है, मतलब दूरी कितनी है जमीन से। देखो आप डील कर रहे हैं किससे सर, हम डील कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ध्यान से देखो, एंगल के सामने वाला और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किससे डील करता है सर, साइन थीटा से। यहां पे परपेंडिकुलर कितना, तो सर परपेंडिकुलर है h, हाइट है 12, ठीक है, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, साइन 45 की वैल्यू कितनी, तो सर साइन 45 होता है 1/√2, तो h अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/√2। h की वैल्यू हो जाएगी 12/√2। चाहे तो आप ऑप्शन चेक करें, सिंप्लीफाई करना यहां पे ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को किससे सर, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 12√2 और नीचे √2 इंटू √2 करने पे 2 हो जाएगा। अब 2 और 12 तो कैंसिल हो ही सकते हैं, पुरानी दोस्ती है भैया इनकी, जैसे पम्मी और अशोक, ठीक है, कैंसिल करोगे अब आपका आंसर आएगा 6√2। सर ये पम्मी और अशोक कौन है, बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब भोपाल में काफी फेमस है इनकी दोस्ती। तो 6√2 मीटर्स आपका आंसर है, ठीक है। मैंने आपको एक अच्छी बात भी बता दी आज यहाँ पे सेशन के बीच में। चलिए 6√2 आपका आंसर, यहाँ पे हाइट ऑफ द बलून आ गई जिसकी दूरी, रस्सी की दूरी थी 12 मीटर। चलिए 6√2 हमारा आंसर ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, देखिए टिक मार्क आ गया 6√2 मीटर्स, यही हमारा आंसर है, हमने भी वही बताया। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, जो क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द इंस्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। अब देखो यहां पे सर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, बेसिकली आपको पता है क्या बताना है। अगर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो आपसे सवाल बोल रहा है कि ये रही हाइट बिल्डिंग की, ठीक है, h, ये उसका शैडो जितना भी होगा अभी हम पता लगाएंगे, ठीक है। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पता लगाना मतलब बेसिकली ये वाला एंगल पता लगाना, क्योंकि शैडो कैसे पड़ती है सर, ऐसे ही पड़ती, तो अगर यहां पे सन है तो उसकी धूप ऐसे पड़ेगी, तो यही वाला एंगल आप पता लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा एंगल बोला है ये, कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सन को आप कैसे देखोगे। तो भाई क्योंकि शैडो डिपेंड किस पे करती है, सूरज दादा पे, अगर सन नहीं होगा तो शैडो नहीं निकलेगी। रात में कभी देखा है क्या आपने शैडो? हाँ, अब आप बोलोगे सर लाइट में दिखता है, लाइट मतलब ये भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसे नहीं, ये वाली लाइट नहीं होती जो बल्ब वाली, मेरा मतलब सूरज से है। तो भैया रात में अगर अंधेरा है तो आपकी शैडो नहीं दिखेगी, तो सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना मतलब यह एंगल ज्ञात करना। यदि जो शैडो है जो कि जमीन पे बन रही है वो 1/√3 टाइम्स है एक्चुअल हाइट के, तो हाइट आपकी h, उसका 1/√3 करोगे तो 1/√3 इंटू h करना पड़ेगा, ये रहा आपका 1/√3h। तो बेसिकली आपको किस में डील करना है सर, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में चलेगा पूरा मामला, और ये हो जाएगा किसके बराबर, p/b, मतलब हो जाएगा tan थीटा के बराबर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h, ठीक है, बेस हो जाएगा h/√3, तो आपका आंसर कितना आएगा, यहां पे आएगा tan थीटा। अब h से h आप कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1/1/√3।
आपने पढ़ा है फ्रैक्शन को डिवाइड करना मतलब नीचे वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो कुल मिला के √3/1 बचेगा। tan का ऐसा कौन सा एंगल है जो कि √3 के बराबर होता है, तो सर वो है tan 60। तो tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा, आपने tan से tan माइनस कर कैंसिल कर दिया, 60 इज द वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि यहां पे है ऑप्शन सी, कितना 60। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इस सवाल का जवाब भी हम कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवाएंगे। और देखो कई बार क्या होता है, इंसान देखता है अरे 1/√3 है सर, 1/√3 30 डिग्री, तो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री tan का। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सवाल पूरा पढ़ना है। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो जब आप 1/√3 टाइम्स बोल रहे हैं हाइट का, तो हाइट h, उसका 1/√3 टाइम्स, तो h/√3 हो गया। तो आपका कैलकुलेशन कुछ और हो गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। कंप्यूटर जी प्लीज इस सवाल का जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है 60 डिग्री, हमारा जवाब भी 60 डिग्री, मतलब वो हमारी बात से वाकिफ हैं, वास्ता रखते हैं कि बिल्कुल आपने सही बताया। ठीक है, तो केवल सवाल पढ़ के कुछ भी रैंडम वैल्यू देख के एकदम से उछलना नहीं है कि हम यही आंसर मार्क करेंगे। थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करके उसके बाद ही फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन हो जाएगी यहाँ पे क्लियर। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 31 है, देखिए यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 7th and 12th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 and 45 respectively. What is the height of the building from the 7th floor to 12th floor? If up to 7th floor the building का height is 150 मीटर। चलिए, सवाल कठिन नहीं है लेकिन मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए, ये रही आपकी बिल्डिंग, 2 फ्लोर की चर्चा हो रही है, एक 7वां दूसरा 12वां। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट है, दोनों पे आपको एंगल क्या बोला है? एक पे बोला है 30 डिग्री, तो ये रहा 7वें का एंगल 30 डिग्री। दूसरे पे आपको बोला है 12 डिग्री, तो 12 माले पे तो वो है, ये 7th फ्लोर है, ये है 12th फ्लोर। ठीक है, अब ये एंगल है 30 और इधर वाला एंगल है 45। ठीक है, आपको क्या बोला है? 7th फ्लोर तक की हाइट है 150। ठीक है, उसके ऊपर की हाइट आपको नहीं पता है, जबकि आपको फाइंड करनी है, तो यहां लिखा आपने x, और नीचे इस दूरी को लिखा आपने y, क्योंकि जो लिखी है हमने दूरी अभी y, यही हमें पूरा सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सर कैसे? देखो, पहले हम लेंगे छोटा ट्राइंगल, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, जिसका एंगल है 30 डिग्री, उसकी मदद से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, उस y की वैल्यू को यूज करके हम बड़ी वैल्यू को फाइंड करेंगे, जिसको सॉल्व करके फिर आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे tan 30, क्योंकि भैया देखो 30 डिग्री है एंगल। ठीक है, सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 150 अपॉन बेस की वैल्यू है y। अब tan 30 होता है कितना? 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू 150 अपॉन y। तो यहां से आपको मिलेगी y की वैल्यू 150√3। चलिए, कितनी मिली आपको? 150√3। अब इसी y की वैल्यू को हम यूज करेंगे बड़े ट्राइंगल में। ठीक है, तो भैया बड़े ट्राइंगल में क्या होगा? एंगल कितना हो जाएगा सर? वहां एंगल हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना? सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो सामने होगा 150 प्लस x। अच्छा, कुछ लोग यहां क्या गलती करते हैं कि सर नीचे वाला ट्राइंगल तो हो गया, केवल इतना हिस्सा लेना है क्या, ऊपर वाला? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, आपको पूरा ट्राइंगल लेना है ताकि आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सके। ठीक है, चलिए, तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर, दैट इज 150 प्लस x अपॉन बेस, दैट इज 150√3। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे tan 45 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 150 प्लस x अपॉन 150√3। अब आप सॉल्व करने जाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150√3 इज इक्वल टू 150 प्लस x। आप x निकालने के लिए इनको माइनस कर देंगे, तो 150√3 माइनस 150 इज द वैल्यू ऑफ x। चाहिए तो इन दोनों में से 150 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ x। कितना? √3 माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ x इंटू 150 भी करना है, ऑप्शन डी। समझ में आया? कहानी शुरू कहां से हुई? पहले हमने एक ट्राइंगल जिसके बारे में एंगल पता था, मेजरमेंट पता थे,
उसका एक दूसरा मेजरमेंट निकाला, फिर उसको यूज करके हम दूसरे बड़े ट्राइंगल पे गए जहां पे हमें अननोन क्वांटिटी पता करनी थी। ठीक है, वहां पे भी ध्यान देना है कि केवल ये ऊपर की पट्टिका जो थोड़ी सी दिख रही है उतना ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल पूरा लेना है, क्योंकि भैया अगर आप पाइथागोरस लगा रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपलसरी है, वरना तो लग ही नहीं सकता है, ना पाइथागोरस लग सकता है ना ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है, तो वो चीज का ध्यान रखें। चलिए 150 इंटू √3-1, बहुत ही खतरनाक आंसर। कंप्यूटर जी कृपया वेरीफाई करें, उनका जवाब भी यही है। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं है और डेसिमल में ऑप्शन है तो आपको √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, -1 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पे आप करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है 32, फ्रॉम अ पॉइंट √15 कितना नहीं सॉरी 15 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फाउंड टू बी 45 डिग्री। If after moving x meter further the angle of elevation becomes 30 degree, what is the value of x? देखो अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे मामला ये हुआ है कि एक ही बिल्डिंग है। पिछली बार जो बिल्डिंग थी उसमें 2 पॉइंट पे देख रहे थे, यहां पे एक ही जगह पे देख रहे हैं। तो इस अगर ये जो पॉइंट है जो कि 15 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो ये रहा बिल्डिंग का बेस, इससे 15 मीटर दूर ये बना दिया हमने लगभग 15 मीटर। ठीक है, जो पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। ठीक है, ये लिखा है साफ साफ। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इफ बाय मूविंग x मीटर फर्दर, अगर आप x मीटर आगे जाएंगे, सर बिल्डिंग की तरफ जाएंगे या बिल्डिंग से दूर जाएंगे? अब देखो ये तो आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो आपका एंगल 45 की जगह हो जाएगा 60, फिर 90 होगा, है ना, क्योंकि आप पास में जा रहे हैं तो एंगल बढ़ते जाएगा, आपको ज्यादा मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी सेम बिल्डिंग को देखने के लिए। पर जब आप बोल रहे हैं कि आपका एंगल कम हो रहा है, मतलब ये एक सिग्नल है कि आप बिल्डिंग से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। देखो आपको कम देखना पड़ रहा है ना, और ये डिस्टेंस हो गया x मीटर। आपसे क्या बोला, x की वैल्यू पता लगाइए, यहां पे बिल्डिंग की हाइट मान लो h। देखो पिछली बार आपको ये अननोन क्वांटिटी और ये 15 इस तरफ था परपेंडिकुलर में, अभी वो बेस में आ गया, पर कहानी लगभग वही चलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं tan 45 वाले की। tan 45 के ठीक सामने है परपेंडिकुलर दैट इज h, और नीचे आएगा बेस दैट इज 15। ठीक है, tan 45 होता है 1, तो यहां पे हो जाएगा h/15। 15 इज द वैल्यू ऑफ h, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 15। ठीक है, अब इसी को हम यूज करके बड़े वाले ट्राइंगल की तरफ जाएंगे जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू, हाइट की जगह आपने लिखा 15 क्योंकि आपको हाइट मिल गई है, अपॉन नीचे बेस में आएगा 15 प्लस x। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 15 अपॉन 15 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस x इज इक्वल टू 15√3। सॉल्व करेंगे, x आएगा 15√3 माइनस 15, चाहे तो आप 15 कॉमन ले सकते हैं, तो x आ जाएगा 15 इंटू √3 माइनस 1। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था। बिल्डिंग की हाइट हमें पता लगाई हमने पहले वाले रेशियो को यूज करके, फिर उसे दूसरे में पुट करके अपना आंसर बताया कि इट इज 15 इंटू √3 माइनस 1, ऑप्शन बी। चलिए स्क्रीन क्लियर, आसान प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्वियसली बात है आंसर चेक करना पड़ता है हर बार। आंसर है 15 इंटू √3 माइनस 1, हमारा भी सही, कंप्यूटर जी का भी वही। इसी के बाद अगला प्रश्न 33, एन ईगल फ्लाइंग 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ओहो, ईगल उड़ रही भैया बहुत तेजी से, मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द एंटायर क्वेश्चन सीरीज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की। पहला आपका डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आया है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एंगल एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 200 मीटर, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, ओके, एन ईगल फ्लाइंग 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो ये है आपकी ईगल, ठीक है, ये जो गोल ईगल है, सर ईगल गोल नहीं होती मुझे पता है, पर यहां हमें सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको सांकेतिक डायग्राम ड्रॉ करना है। असल ईगल बनाने के लिए हमारे पास अभी उतनी चित्रकला की स्किल्स नहीं है, तो मुझे अलग से कोई टीचर बुलाना पड़ेगा, बिल्कुल बुलाऊंगा यदि समय बचेगा तो। फिलहाल के लिए हम ये पढ़ लेते हैं कि ईगल है जमीन से 100 मीटर की दूरी पे उड़ रही है, ठीक है। आपसे बोला
इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ईगल एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट ऑन द ग्राउंड है जिसको ईगल देख रही है, यहां से लेकर यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही होगा आपका सीधा सीधा जो रास्ता होगा वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अदरवाइज तो ईगल ऐसे भी घूम के जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ईगल की मर्जी है, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किया सबसे पहले वो होगा। ठीक है, चलिए, और ये तो ग्राउंड से दूरी हो गई जो कि हमें नहीं चाहिए, तो आपने बोला ईगल और, देखो यहां पे ध्यान रखना, ईगल और पॉइंट ऑन द ग्राउंड के बीच की दूरी है 200 मीटर। कल को यहां ये वाले पॉइंट से ईगल का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, उसको मत 200 बोल देना जो जमीन वाला है, ऑन द ग्राउंड नहीं, ये हवा में भी मानेंगे। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ थीटा, अच्छा थीटा क्या है, तो सर थीटा ये वाला एंगल है, नहीं सॉरी, थीटा कौन सा एंगल है सर, थीटा है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये रही ईगल की आई लाइन, वो थोड़ी मेहनत करके नीचे देख रही है, तो ये एंगल थीटा, मतलब ये भी एंगल थीटा, ये जनाब हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ये जनाब हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। चलिए एंगल निकालिए, तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से खेलने वाले जो एंगल्स हैं उनका नाम है साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे कितनी आदत हो चुकी है टैन थीटा लिखने की कि मैं अभी भी टैन थीटा ही लिखने वाला था, तो आप भी ध्यान रखें जहां साइन लग रहा है वहां साइन लगेगा, हर जगह सेम चीज नहीं करनी है। परपेंडिकुलर 100, हाइपोटेन्यूज 200 इज इक्वल टू साइन थीटा, सब कुछ कैंसिल होके केवल बचेगा 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन की कौन सी वैल्यू होती है 1/2, तो सर साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 हो गया साइन थीटा के बराबर, साइन से साइन कैंसिल, 30 इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो ऑप्शन ए 30 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए 30, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए 30। हम यहां पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, एक लाइट हाउस के ऊपर से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू पॉजिटिव अपोजिट पॉइंट्स वर फाउंड टू बी थीटा एंड 90 माइनस थीटा। कुछ नया दिया है भैया, घुमाने योग्य दिया है। चलिए, if the distance between the point is 50 मीटर then the height of the lighthouse is, देखो सबसे पहले तो क्या बनाओगे, लाइट हाउस बनाओगे तभी तो एंगल बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक है इस तरफ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इस तरफ, दोनों के बीच की दूरी है 50 मीटर। ठीक है, इधर का डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना सर, इधर का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x, सॉरी इधर का एंगल कितना है सर, एक एंगल है थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यह एंगल हो जाएगा थीटा और यह एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसमें भी बनाओ क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले बनाओ तो सही, तब तो मार्क करोगे। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 90 माइनस थीटा, सॉरी। ठीक है, चलिए अब क्या होगा सर, अब होगा ये कि आपको बताना है कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितनी होगी। तो ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस मान लिया आपने h, इधर की दूरी मान ली आपने x, ठीक है, और इस तरफ की दूरी आप मान लेंगे कितना, तो सर इस तरफ की दूरी आप मान लेंगे यहां पे 50 माइनस x, क्योंकि देखो इधर का हिस्सा x हो गया, ये हो गया 50 माइनस x। अब यहां पे देखें, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे सर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा कितना, थीटा। ये दूरी को मैंने x बोला है, ठीक है, ये दूरी x थी, पूरा था 50, तो उस तरफ वाला होगा कितना 50 माइनस x। ठीक है, अब ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, तो सर ये भी हो जाएगी 90 माइनस x, 90 माइनस थीटा, सॉरी, है ना। अब यहां पे देखो आपसे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस, ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, हाइट निकालो, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, एक बार दोबारा पढ़ लो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू अपोजिट पॉइंट्स वर फाउंड टू बी थीटा एंड 90 माइनस थीटा रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 50 डिग्री, ये आपने बना दिया 50, देन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज, चलो यहां पे देखो h अपॉन x होता है कितना सर, वो होता है tan थीटा, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे हो गया h अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरफ है आपके पास कितना सर, ये हो जाएगा यहां पे भी tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना
सर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन 50 माइनस x। ठीक है, आपको क्या पता लगाना है सर? हमको पता लगाना है हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितनी होगी। चलिए अब यहां देखिए, अगर आप इसको चेंज करेंगे tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 50 माइनस x। अब अगर आप h को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि h तो आपको फाइंड ही करना है तो कुछ काम नहीं आएगा। एक काम करो ना, यहां पे हम प्रयास करते हैं कि तो आप देखोगे 50 माइनस x इज द वैल्यू ऑफ h अपॉन कॉट थीटा, है ना? ये होगा जी सर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? x की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 50 माइनस h अपॉन कॉट थीटा इज द वैल्यू ऑफ x। ये आपने क्या किया, इसको इधर भेजा, x को वहां भेज दिया। यहां पे भी जब आप फाइंड करेंगे तो h अपॉन टैन थीटा, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, टैन थीटा यहां पे, x वहां पे, दोनों वैल्यू x की हैं, बिल्कुल दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर, क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए दोनों वैल्यू को बराबर करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो सर जब आप दोनों को बराबर करेंगे h टैन थीटा इज इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन कॉट थीटा। चलिए दोनों h को आप ले आओ एक तरफ, तो जब आप दोनों h को एक तरफ लाओगे तो h अपॉन टैन थीटा माइनस प्लस h अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 50, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। अब बस इसको टैन कॉट को सॉल्व करके कोशिश करना है कि मिनिमम साइन कॉस जिसमें भी आ पाए उसमें लाके हम अपना सवाल का जवाब बता सकें। आसान है, हो जाएगा। चलिए हम थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर करते हैं, फिर हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। डायग्राम तो अब सबको क्लियर हो गया है कि नहीं? ये तरफ वाला पार्ट भी जो हमने लिखा था वो सबको क्लियर है, तो मैम इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट की तरफ। अब क्या बोला गया है हमें, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो h अपन ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा सर? अंदर आएगा 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट बंद करने के बाद इक्वल टू 50। अब इसको एक काम करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा h इंटू टैन को आप चेंज करोगे साइन कॉस में तो साइन अपॉन कॉस, लेकिन फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 अपॉन टैन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन। 1 अपॉन कॉट होता है टैन थीटा, क्योंकि टैन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट का अपोजिट होता है टैन, तो वो हो जाएगा टैन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 50। अब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा h अंदर ब्रैकेट के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई करने पे। अब यहां पे आप देखोगे इक्वल टू 50 के बराबर होने के बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो ऊपर बच गया कितना सर? ऊपर बच गया h अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, बिकॉज ये दोनों तो हो गए 1, तो h इंटू 1 करोगे तो ऊपर बचेगा h अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 50। तो h की वैल्यू हो जाएगी 50 कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्योंकि आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बचा नहीं, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, तो h को आप यहाँ पे 50 को ब्रेक करोगे कितने में सर? 50 को हम ब्रेक करेंगे 25 इंटू 2 में, तो 25 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। और ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि 2 कॉस थीटा साइन थीटा का अलग फंडा चलता है। 2 कॉस थीटा साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो h वुड बी इक्वल टू 25 साइन 2 थीटा, जो कि है ऑप्शन डी। क्या आपको यह समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी सबसे ज्यादा वो ये कि किस तरीके से आपने 50 को यूज करके यहाँ पे अलग किया 2 कॉस थीटा साइन थीटा को, और बाद में 25 को अलग छोड़ दिया, तो आपका आंसर 25 साइन 2 थीटा। समझ में आया कि कहां हमने शुरू किया था? शुरू किया था अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से, और सॉल्व करते करते हम आ गए एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री में,
चीजों को सॉल्व करने तक। आसान, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, बस लेकिन नॉर्मल मैथमेटिक्स की सॉल्व करते गए और हमें हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे अब गलती कहाँ हो सकती है, सॉल्विंग में गलती हो सकती है, या फिर आप जब इसको ये जो क्रैक करना है 50 को 25 और 2 में ब्रेक करना है, ये सोचने में इंसान थोड़ा अटक सकता है कि वो वाला आंसर कैसे आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई करवाएंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अ फ्लैग विच इज एट द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई बिल्डिंग has angle of depression of its top and bottom at a point on the ground 60 degree and 30 degree। ठीक है, what is the height of the flag। देखो ये है आपकी, मान लीजिए ये है आपकी बिल्डिंग, ठीक है, अब बिल्डिंग के ऊपर है आपका फ्लैग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 150, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट है, थोड़ा सा हम दूर बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, ये बिल्डिंग के फ्लोर को टच कर रहा है। इस पॉइंट का यहां पे एक जो फ्लैग है उसके टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताया गया है। अगर मैं अलग कलर से हाईलाइट करूं तो ये बिल्डिंग का टॉप और ये फ्लैग का टॉप और ये फ्लैग का बॉटम, ठीक है। द 150 हाई बिल्डिंग हैज एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स टॉप एंड बॉटम, ठीक है, एट अ पॉइंट। तो ये रहा आपका पॉइंट, इस पॉइंट का टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का, ठीक है। तो चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कैसे सर, पहले आई लाइन बनती है फिर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक है कितना 60 डिग्री, तो ये रहा आपका 60 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री। अब यहां पे इसका रिलेवेंस सिर्फ इतना है कि ये एंगल भी हो जाएगा 30 और ये बड़ा एंगल हो जाएगा 60। फ्लैग की हाइट को आपने मान लिया x, ग्राउंड की हाइट को आपने ग्राउंड के डिस्टेंस को आपने मान लिया y। अब आपने सॉल्व करना है, दो ट्राइंगल बनेंगे। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल जो कि मैं यहां पे भी हाईलाइट करूंगा, जिसका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये रहा, यहां से सीधा आपने नाप लिया कि डिस्टेंस अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो कितना होगा, तो ये रहा आपका एक तरफ की दूरी, ये आपकी हाइट आ गई और ये आ गया बेस, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, परपेंडिकुलर और बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू यहां पे हो जाएगी कितनी सर, tan 30 के बराबर, क्योंकि थीटा की वैल्यू है 30। परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा यहां पे 150, बेस की जगह आ जाएगा y। tan 30 होता है 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ 150 अपॉन y, तो y की वैल्यू 150√3। चलिए आई थिंक ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल हमने पहले ही सॉल्व किया, बस एंगल थोड़े अलग थे, तो 150√3। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल पे, ठीक है, विच इज हैविंग ऑल द वैल्यूज। तो यहां पे हो जाएगा tan 60 के सामने जो परपेंडिकुलर विच इज 150 प्लस x, ठीक है, अपॉन यहां पे आ जाएगा y। tan 60 मतलब √3, इधर आ जाएगा 150 प्लस x अपॉन y, जो कि आपका बेस है, वो हो जाएगा 150√3। 150√3 से √3 मल्टीप्लाई, तो 150 इंटू 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 150 प्लस x। 150 इंटू 3 करोगे 450, एक 150 माइनस, तो आपके पास x कितना बचेगा, माइनस करने पे 300 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, जब आप ये tan 60 ले रहे हैं तो ट्राइंगल कौन सा होगा, पूरा बड़ा ट्राइंगल होगा। केवल एक ये पार्ट नहीं लेना है ऊपर वाला, बल्कि पूरा ट्राइंगल लेना है बड़ा, जिसमें एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि अगर एंगल 90 नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ सकता। 90 डिग्री इज अ मस्ट फॉर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 300, मतलब आपकी दूरी कितनी है, फ्लैग की हाइट कितनी है, माफ कीजिएगा, फ्लैग की हाइट है 300 मीटर, या फिर जो भी है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, 300 मीटर है फ्लैग की हाइट। बहुत बढ़िया, यह सवाल हो गया सॉल्व। हम करेंगे एक बार कंप्यूटर जी से परामर्श, उनका जवाब भी ऑप्शन है 300 मीटर, हमारा जवाब भी सेम आया था। स्क्रीन क्लियर। आपको क्या करना है, आप जरा मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन हमारे सवाल यहां पे हो जाते हैं समाप्त लेवल 1 के। चलिए, तो लेकिन सवाल समाप्त हो गए, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के मौके और अच्छी पढ़ाई करने के जो वेज हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे।
अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com, जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। सर लेकिन आपने ये अल्टरनेटिव बनाया क्यों, मतलब ये जो दूसरा रास्ता है ये खोला क्यों है? तो देखो बात बहुत सिंपल सी है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे मिलियंस में हमारे फैंस हैं या फिर हमारे यूके सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, बेटर वर्ड होगा फैमिली मेंबर्स, जो कि रोज हमारे साथ पढ़ाई करते हैं। अब किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे वीडियोस, सब कुछ रोज डेली हर 15 मिनट में नया वीडियो अपलोड होते रहता है। तो काफी स्टूडेंट्स को उनके काम के वीडियोस का अता पता नहीं चल पाता है। फिर वो हमें कमेंट्स लिखते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं कि सर ये बता दीजिए वो कहाँ पे है, ये मिल नहीं रहा, आपने ये बनाया ही नहीं है, आपने ये दिखाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है, जबकि एक्चुअली सब कुछ अवेलेबल होता है चैनल पे। तो हमने क्या किया, हमने आपकी समस्या का समाधान निकालते हुए एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है magnetbrains.com, जहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे ही, मतलब दरवाजा खुलते ही ऐसे अलग अलग वो मिल जाएंगे, टैब मिल जाएंगे। आपको जो भी चीज पढ़नी है हमने क्लासिफाई कर दिया, बस आपको चूज करना है। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, एनटीएससी के टैब पे क्लिक कीजिए। एनटीएससी के सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट का नाम लिखा है, टीचर की फोटो लगी है, टीचर का नाम लिखा है, आइडेंटिफाई करें और पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे आप मान लीजिए मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो स्टेज 1 मैथ्स का यहाँ पे लिखा है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, टीचर की फोटो के साथ, नाम के साथ पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या पढ़ाया है, किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, हर लेक्चर में क्या टॉपिक कवर किया है, किस लेक्चर की क्या ड्यूरेशन है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पहुंच के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, यहां पे सेशंस खुल जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और यदि आप ध्यान से देखेंगे गौर से तो ये वही टीचर है जो आज आपके सामने खड़ा है, अंदर स्क्रीन के भी और बाहर भी। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है, ये कोई फोटोकॉपी नहीं है, ये मैं ही हूं। सेम टीचर, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस खाली यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट, ब्रेक, सजेशंस, डिस्ट्रैक्शंस एक्सेट्रा बहुत कम होते हैं। आप अपना पूरा फोकस, पूरी लगन पढ़ाई पे लगा सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छे कर सकते हैं, और अगर अच्छे आ रहे हैं तो और अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एंड विद दिस वी वुड एंड आवर सेशन। तो हमारा जो 100% फ्री कोर्स था मैग्नेट ब्रेन्स का फॉर एनटीएससी सैट स्टेज 1, उसमें हम कर रहे थे मैथ सब्जेक्ट के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ये लेवल 1 क्वेश्चन थे, इसके बाद लेवल 2 क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको वो भी देखना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करता हूं आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे और आप कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रांग हो गए होंगे। सेशन को प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, बिकॉज ज्ञान, नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।